ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ ऋषि तिवारी फ्रॉम SBN इंटर कॉलेज कलान सुल्तानपुर। बेटा, पिछली वीडियो में हमने आपको मापन की अनिश्चितता में हमने आपको दो चीज़ें बताई थी। एक था वैज्ञानिक संकेतन, जिसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं, और दूसरा था सार्थक अंक, जिसको हम साइंटिफिक फिगर कहते हैं। तो बेटा, पिछले वीडियो में हमने आपको वैज्ञानिक संकेतन के बारे में अच्छे तरीके से समझाया और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल को देते हुए मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट उसके क्लियर किए। फिर आज के लेक्चर में बेटा, मापन की अनिश्चितता में जो दूसरी टॉपिक है वो है सार्थक अंक, और सार्थक अंक को सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। तो बेटा चलिए आज हम सार्थक अंक के बारे में जानते हैं। तो देखिए बेटा, क्या सार्थक अंक क्या होता है। आप कह सकते हैं किसी संख्या के वे अंक, किसी संख्या के वे अंक जो इसकी अनिश्चितता के बारे में जानकारी देते हैं, सार्थक अंक कहलाते हैं। एक बार फिर रिवीजन कर दे रहे हैं बेटा, किसी संख्या के वे अंक जो उसकी अनिश्चितता के बारे में जानकारी देते हैं, सार्थक अंक कहलाते हैं। ये थी बेटा डेफिनीशन। और हम अब चलते हैं सार्थक अंक के, इसके बाद जो अगली टॉपिक है वो है सार्थक अंक, सार्थक अंकों की गिनती के नियम, गिनती के नियम, सार्थक अंकों की गिनती के नियम। तो बेटा देखिए, हमने पहले से मैं मेंशन कर दिया हूँ। देखिए, सार्थक अंकों के गिनती के नियम बहुत अच्छे से आप समझिएगा बेटा। मैं सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करके लिखा हूँ, 3 पॉइंट पे आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, पहला क्या है बेटा, सभी गैर शून्य, सभी गैर शून्य अंक सार्थक होते हैं। उदाहरण से 285 लिखा है, 285 में 3 डिजिट है, तो इसमें 3 सार्थक अंक हैं। 285 में 3 सार्थक अंक हैं। या फिर से एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं बेटा, सभी गैर शून्य अंक सार्थक होते हैं। जैसे 285 में 3 सार्थक अंक हैं। हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया। सेकंड पॉइंट क्या बेटा, प्रारंभिक शून्य सार्थक नहीं होता है। क्या लिखा है, प्रारंभिक शून्य सार्थक अंक नहीं होता है। जैसे कोई ऐसी डिजिट लिखी हो जिसमें किसी परफेक्ट वैल्यू के बगल में लेफ्ट साइड में कोई 0 डिजिट हो, वो सार्थक नहीं होता है। फॉर एग्जांपल 0.025 में प्रारंभिक शून्य सार्थक नहीं है। ये जो प्रारंभिक शून्य है ये सार्थक नहीं है। अतः इस संख्या में 2 सार्थक अंक हैं। इसमें 2 सार्थक अंक कौन कौन है बेटा, 2 और 5। इसमें 2 सार्थक अंक हैं। तो हम तीसरे रोल की बात करते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। माध्यमिक शून्य सार्थक अंक होता है, माध्यमिक शून्य सार्थक अंक होता है। उदाहरण जैसे एग्जाम्पल लिखा है 0.0205। अब यहाँ पे थर्ड रूल क्या है, जो 0 है वो 2 परफेक्ट वैल्यू के बीच में है। तो इसको आप ध्यान दीजिए, माध्यमिक शून्य सार्थक अंक होता है। यहाँ क्या कह रहा है बेटा, माध्यमिक अंक सार्थक होता है। तो यहाँ क्या लिखा है, 0.0205। अब देखिए यहाँ पे 205 है, तो जो 0 है 2 परफेक्ट वैल्यू के बीच में आता है। इस संख्या में 3 सार्थक अंक हैं। कितने सार्थक अंक है बेटा, 3 सार्थक अंक है। एक बार फास्ट रिवीजन करके मैं आपको बता दे रहा हूँ। सभी गैर शून्य सार्थक होते हैं। 285 में 3 सार्थक अंक हैं। सेकंड रूल क्या है, प्रारंभिक शून्य सार्थक नहीं होता है। एक एग्जाम्पल हमने लिया है 0.025 में 2 सार्थक अंक हैं, जो 2 और 5 हैं। थर्ड क्या है, माध्यमिक शून्य सार्थक होता है। एग्जाम्पल 0.0205 में 3 सार्थक अंक हैं। कितने सार्थक अंक हैं बेटा, 3 सार्थक अंक हैं। इसको आप ध्यान दीजिएगा।
एक यहाँ पे लिखी, इसको आप ध्यान दीजिएगा, और एक यहाँ लिखे हैं, इसको आप ध्यान दीजिएगा। तीनों डिजिट अलग अलग है और तीनों रूल्स भी अलग अलग हैं, जो मैंने यहाँ पे हमने आपको मेंशन करके मैंने आपको दिखाया है। चलिए बेटा हम फोर्थ रूल की तरफ चलते हैं। चौथा रूल क्या है उसको आप देखिए। चौथी कंडीशन की हम बात करते हैं। जो फोर्थ रूल है उस पे हम चर्चा करते हैं, है ना। देखिए बेटा फोर्थ रूल की चर्चा करते हैं। एक कोई डिजिट ऐसी लिखी हो, है ना, कि जिसमें बीच में दशमलव हो, जैसे इस तरीके से 250.00 कोई ऐसी डिजिट लिखी हो 250.00, तो बेटा यहाँ पे दशमलव क्या है, बीच में है। तो यहाँ एक रूल होता है कि दशमलव के बाद यदि कोई जीरो पड़ता है वो भी सार्थक अंक होता है। अभी हमने आपको बताया कि परफेक्ट वैल्यू के बगल में कोई अंक हो वो भी सार्थक होता है। यदि कोई जीरो डिजिट दो अंकों के बीच में पड़ जाता हो वो भी सार्थक होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यदि ऐसी कोई डिजिट हो जहाँ बीच में कहीं दशमलव हो और दशमलव के बाद भी जो जीरो हो वो भी सार्थक अंक माना जाता है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो इस डिजिट में 5 सार्थक अंक हैं। कितने सार्थक अंक हैं? 5 सार्थक अंक। यहाँ पे 5 सार्थक अंक हैं। ये थे बेटा सार्थक अंक। हमें ऐसा आपको समझ में आ गया होगा। और इसकी PDF और इसका वीडियो आज इसका PDF गया है, इसको आप नोट कर लेंगे। हमने आपको मापन की अनिश्चितता में वैज्ञानिक संकेतन और सार्थक अंक हमने आपको बता दिया। अब इसकी जो अगली टॉपिक है उस पे हम चर्चा करते हैं और चर्चा करते हैं बेटा, उसको आप ध्यान दीजिएगा। इसमें अगली टॉपिक जो है वो है रासायनिक संयोग के नियम। क्या नियम बेटा? रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक संयोग के नियम, ये टॉपिक है अगली बेटा, रासायनिक संयोग के नियम। तो रासायनिक संयोग में बेटा 5 नियम हैं। हम पहले नियम की बात करते हैं। पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इसको कहते हैं लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। इसको कहते हैं लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। और सेकेंड रूल है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम, इसे कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। तीसरा रूल है बेटा गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम, इसको कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। मल्टीपल प्रपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। जो फोर्थ रूल है वो है बेटा व्युत्क्रम अनुपात का नियम। व्युत्क्रम अनुपात का नियम। व्युत्क्रम अनुपात का नियम, इसे कहते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। और जो बेटा 5वां है वो है गैलुसेक का गैसीय आयतन का नियम। गैलुसेक का गैसीय आयतन के नियम। चौथा जो बेटा वो है
गेलुसाक के गैसीय आयतन का नियम। गेलुसाक के गैसीय आयतन का नियम। तो बेटा रासायनिक संयोग के नियम में आपको 5 नियम रूल पढ़ने हैं। पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इसे हम द्रव्य अविनाशिता का नियम भी कहते हैं। इसका 2 नाम है, एक है द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो मैंने व्हाइट बोर्ड पे मेंशन किया है, एक मैं ओरली बता रहा हूँ जो नाम है वो है द्रव्य अविनाशिता का नियम। दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम, है ना। उसके बाद तीसरा है गुणित अनुपात का नियम, चौथा है व्युत्क्रम अनुपात का नियम और लास्ट जो 5वां है गेलुसाक का नियम है। इसको ये वीडियो आपके पास जाएगा बेटा। चलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में आपको हम समझाते हैं। चलिए फर्स्ट रूल इन अंडर लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। चलिए बेटा हम बात करते हैं। इसका जो पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इस नियम के अनुसार ये बेटा ये रूल बोलता है कि द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, क्या कहता है बेटा, द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। इसका बेटा पहला रूल है, द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसी स्टेटमेंट के बेस पर इस रूल का एक नाम और पड़ता है जिसे कहते हैं द्रव्य अविनाशिता का नियम। द्रव्य अविनाशिता का नियम, द्रव्य अविनाशिता का नियम। द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसी रूल पे इसको द्रव्य अविनाशिता का नियम कहते हैं। हम इस रूल को दूसरे शब्दों में बेटा आपको बताएंगे। दूसरे शब्दों में आपको बताना चाहूँगा क्या है इसका नियम, आप समझिए। सेकंड रूल, इसमें हम दूसरे शब्दों में इसकी हम चर्चा करते हैं। दूसरे शब्दों में हम आपको बयां करते हैं। देखिए दूसरा इसका क्या है, अब आप जानते हैं बेटा, मैं आपको चीज़ बताना चाहूँगा कि आप जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में 2 पार्ट होता है। एक पार्ट होता है अभिकारक का, और दूसरा पार्ट होता है उत्पाद का, इसे कहते हैं रिएक्टेंट, और इसका जो अगला पार्ट बनता है प्रोडक्ट। ठीक है ना। तो इस रूल ने बताया कि अभिकारक में प्रयुक्त द्रव्यमान, क्या बताया बेटा, अभिकारक में प्रयुक्त द्रव्यमान बराबर उत्पाद में बनने वाला द्रव्यमान। एक इसको आपको दिमाग में रखना होगा। इस रूल के अकॉर्डिंग हम किसी भी अभिकारक में जितने पदार्थ की मात्रा को यूज करते हैं, ठीक उतने ही अमाउंट में उस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होना चाहिए। जैसे हम मान लीजिए
5 ग्राम। अभी आपको हम एग्जांपल समझाते हैं, इतना आप समझिए कि अभिकारक में प्रयुक्त द्रव्यमान उत्पाद में प्रयुक्त द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए, तभी इस रूल को हम उस पर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम एक एग्ज़ाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए बेटा, एक एग्ज़ाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को कैसे हम उसमें हम यूज करते हैं। देखिए जैसे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं बेटा, उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। उदाहरण देखते हैं, जैसे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलिए हम मैग्नीशियम का लेते हैं, यहाँ पे मैग्नीशियम का लेते हैं बेटा, हम यहाँ पे मैग्नीशियम का लेते हैं 24 ग्राम। 24 ग्राम मैग्नीशियम, 24 ग्राम मैग्नीशियम और 16 ग्राम ऑक्सीजन, 16 ग्राम ऑक्सीजन। एक कोई अपक्रिया है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की अपक्रिया में हम मैग्नीशियम का लेते हैं 24 ग्राम। ये जो ग्राम है ये इस पदार्थ का अमाउंट है, इस पदार्थ की मात्रा है। तो यह मोल आपको बताएंगे बेटा, या आप मोल बोल सकते हैं, इस पदार्थ की मात्रा है। मैग्नीशियम का 24 ग्राम लेते हैं और ऑक्सीजन का 16 ग्राम लेते हैं, दोनों मिला के मैग्नीशियम ऑक्साइड का 40 ग्राम बनता है। कितना ग्राम बनता है बेटा? 40 ग्राम। कितना बनेगा बेटा? 40 ग्राम। और यहाँ पे आप 24 और 16 जोड़ के देख सकते हैं, 24 + 16, 6 × 4 = 10 और 2 × 1 = 3 = 4। यहाँ भी 40 ग्राम है, यहाँ इन दोनों को मिलाकर 40 ग्राम है, और यहाँ पर भी कितना है? यहाँ पर 40 ग्राम है। तो मैंने क्या बताया कि अभिकारक में प्रयुक्त द्रव्यमान उत्पाद में प्रयुक्त द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। अब यहाँ आप देख सकते हैं 24 ग्राम मैग्नीशियम, 16 ग्राम ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट होते हैं तो 40 ग्राम बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। इन दोनों अमाउंटों को अगर ऐड कर देंगे तो 40 ग्राम आ रहा है, 40 ग्राम रिएक्टेंट है और 40 ग्राम प्रोडक्ट है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग अभिकारक में प्रयुक्त द्रव्यमान उत्पाद के प्रयुक्त द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। अतः इस रिएक्शन पर हम लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को हमें यूज कर सकते हैं। हमें आशा है ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बेटा एक बार फिर हम बताने का प्रयास आपको करते हैं। क्या रूल है? अभिकारक में प्रयुक्त द्रव्यमान उत्पाद में बनने वाले द्रव्यमान के बराबर होता है। तो एक रिएक्शन लेते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम की मात्रा 24 ग्राम, ऑक्सीजन की मात्रा 16 ग्राम, दोनों आपस में रिएक्ट हुए, 40 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। इस रिएक्टेंट के दोनों अलग अलग अमाउंट को जब हम ऐड करते हैं तो 40 ग्राम आता है रिएक्टेंट और 40 ग्राम है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट की मात्रा है प्रोडक्ट मात्रा के बराबर, इसलिए यहाँ पर हम लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को यूज कर सकते हैं। यही है मास कंजर्वेशन। चलिए हम बात करते हैं बेटा, सेकंड रूल है वो है स्थिर अनुपात का नियम, जिसको कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सेकंड रूल है स्थिर अनुपात का नियम। कितना बहुत सा